उस साल मुझे अचानक एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक बूढ़े साधु ने मुझे जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। दादी ने उन्हें पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी पोती से एक बच्चा चाहिए। दादी पहले तो समझ नहीं पाई। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? क्या आप चाहते हैं कि मेरी पोती की शादी आपसे हो जाए? साधु हंस पड़ा। शादी करे या न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ रातें मेरे साथ रहे और मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर दे, वही मेरी फीस होगी। इस बार दादी को उसकी बात पूरी तरह समझ आ गई। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जोर से डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती? झुकी हुई कमर, बूढ़ा शरीर, मेरी उम्र से भी ज्यादा लगते हो और मेरी प्यारी पोती पर नजर डाल रहे हो। साधु का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैंने इसकी जान बचाई है, अब इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरा परिवार मेरे हाथों मरेगा। इतने में बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दादी का हौसला बढ़ गया। उन्होंने झाड़ू उठाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। निकल जा हमारे घर से, अभी के अभी निकल। साधु एक झटके में दरवाजे तक पहुंच गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर घूरते हुए कहा, एक दिन तुम सबको अपने फैसले पर बहुत पछतावा होगा। दादी ने उसके पीछे थूक दिया और बड़बड़ाई, मनहूस कहीं का। साधु के जाते ही मेरे पापा अर्जुन शिकार वाली बंदूक कंधे पर टांगे घर लौटे। जैसे ही आंगन में कदम रखा, उन्होंने हवा को सूंघना शुरू कर दिया। अभी यहाँ कौन आया था? दादी ने सारी बात बता दी। एक बूढ़ा साधु आया था, बातें बड़ी अजीब करता था, लेकिन इसकी दवा से आरव पूरी तरह ठीक हो गया। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर दोबारा हवा सूंघी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। माँ, आंगन में भेड़िए की गंध क्यों आ रही है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगा वो कोई साधु था। कुछ दिन पहले गाँव में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था। गाँव वालों ने कई जाल लगाए थे जिससे झुंड बिखर गया था, लेकिन उनका सबसे बूढ़ा और चालाक सरदार अब भी पकड़ में नहीं आया था। पापा सालों से शिकार करते थे, इसलिए भेड़िए की गंध तुरंत पहचान लेते थे। हम सबने भी सूंघ कर देखा, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी बोली, भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहने थे, टोपी लगाई थी और इंसानों की तरह बात भी कर रहा था। पापा ने बाहर की ओर देखते हुए कहा, हो सकता है वही भेड़िया इंसानों की आवाज निकालना सीख गया हो। फिर उन्होंने एक पुरानी घटना सुनाई। कल पहाड़ पर भारी बर्फबारी थी। मुझे गाँव के मुखिया की आवाज सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मैं दौड़ता हुआ खाई तक पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही आगे बढ़ा, पैर के नीचे की चट्टान खिसक गई और मैं गिरते गिरते बचा। बाद में देखा तो बर्फ पर इंसान के पैरों के निशान तक नहीं थे, सिर्फ भेड़िए के पंजों के निशान थे। उन्होंने हम सबको चेतावनी दी, अब से संभल कर बात करना। अगर वो सच में इंसानों की आवाज की नकल करता है तो किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकता है। दादी घबरा कर बोली, अगर ऐसा है तो वो कोई साधारण जानवर नहीं रहा। इतने में पड़ोसी रमेश के दोनों शिकारी कुत्ते शेरू और कालू आंगन में आ गए। दोनों हर कोने को सूंघ रहे थे। पापा ने पूछा, तुम लोगों ने उस साधु का चेहरा ठीक से देखा था? मैंने सिर हिलाया, नहीं। उसने चौड़ी टोपी पहन रखी थी, गले में मफलर था, आंखों पर काला चश्मा। शाम का समय था, इसलिए चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। बस इतना लगा कि उसकी कमर झुकी हुई थी और कपड़े ऐसे थे जैसे किसी से उठाकर पहन लिए हों। मैं कुछ पल रुका, फिर बोला, लेकिन मैंने उसके हाथ जरूर देखे थे, वो बिल्कुल इंसान के हाथ है। पापा सोच में पड़ गए। शायद उसने चेहरा छिपाने के लिए टोपी और चश्मा पहना था, लेकिन हाथ इंसान के कैसे हो सके हैं? उन्होंने बंदूक उठाई, तुम सब घर के अंदर रहो, दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना, मैं बाहर जाकर देखा हूं। पापा टॉर्च उठाकर दोनों शिकारी कुत्तों के साथ निकल गए। रात को दादी ने नमकीन हड्डियों वाला बाजरे का दलिया बनाया और मुझे अपने हाथों से खिलाया। मैंने पूरा कटोरा खत्म कर दिया। खाना खत्म हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि पापा वापस लौटे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। घर में घुसते ही उन्होंने जमीन पर फटे पुराने कपड़ों का एक ढेर फेंक दिया। आरव, ध्यान से देखो, क्या आज वो साधु यही कपड़े पहने हुए था? दादी कांपते हाथों से कपड़े उठाने लगी। एक फटा हुआ साधु का चोगा, एक पुराना मफलर और एक मोटा ऊनी लबादा। जैसे ही मैंने वह लबादा देखा, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने डर कर उसे तुरंत जमीन पर फेंक दिया। हाँ, यही है, आज उस साधु ने बिल्कुल यही लबादा पहना हुआ था। पापा ने तुरंत दादी को सहारा देकर बैठाया। दादी घबरा कर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये कपड़े तुम्हें कहाँ मिले और वो साधु कहाँ है? पापा ने भारी आवाज में जवाब दिया, शेरू हमें गांव के बाहर जंगल में ले गया था। असली साधु तो हमारे गांव वालों ने भेड़िए को पकड़ने के लिए बुलाया था। आज ही उसके आने की खबर थी। हम लोग उसे लेने जाने वाले थे। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन अब लगता है वो रास्ते में ही मारा जा चुका है। इतने में शेरू दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। उसके मुंह में इंसान का एक कटा हुआ हाथ था। उसने वह हाथ हमारे सामने जमीन पर छोड़ दिया और जोर जोर से भौंकने लगा। पापा ने कांपती आवाज में कहा, यही हाथ उन कपड़ों के पास मिला था। उन्होंने मेरी ओर देखा। आज तुमने जिस इंसानी हाथ को उस साधु की बाह से बाहर निकलते देखा था, शायद वो यही हाथ था। वो दरिंदा इतना चालाक है कि उसने किसी इंसान का हाथ काटकर अपनी आस्तीन में छिपा लिया ताकि सबको लगे कि वो इंसान है। इतना सुनते ही दादी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अरे, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। वो जानवर जाते जाते कह रहा था कि उसे आरव चाहिए, उससे एक बच्चा चाहिए। मैंने उसे घर से भगा दिया। जाते जाते वो धमकी देकर गया कि पूरे परिवार को खा जाएगा। उस समय मुझे उसकी बात अजीब लगी थी। मैंने सोचा, आज के जमाने में कौन इंसान इंसान को खाता है? पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो शादी नहीं करना चाहता था, वो तो इंसानों का मांस खाना चाहता है। उसकी नजर आरव पर पड़ गई थी, इसलिए उसने पहले इसका जहर उतारा ताकि बाद में इसे आराम से अपना शिकार बना सके। उन्होंने बंदूक कसकर पकड़ ली। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? इस बार मिला तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। शेरू और कालू बिजली की तरह बाहर भागे और दरवाजे पर खड़े होकर लगातार भौंकने लगे। पापा ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है बाहर? बाहर से जवाब आया, मैं हूँ मुकेश, अर्जुन भैया ने आपको बुलाया है। शेरू और कालू को भी साथ लेकर तुरंत गांव के बाहर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? लगता है उस साधु की लाश मिल गई है। पापा बोले, ठीक है, तुम चलो, मैं खाना खत्म करके आता हूँ, जल्दी आइएगा अर्जुन भैया। इतना कहकर बाहर फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पापा कुछ पल तक दरवाजे की ओर देखते रहे, फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, तुम लोगों को मुकेश की
आवाज कुछ अजीब नहीं लगी? दादी ने कहा, हाँ, आवाज तो उसी जैसी थी, लेकिन कुछ अलग भी लग रही थी। शायद तेज हवा की वजह से ऐसा लगा होगा। पापा ने सिर हिलाया। शायद उम्मीद करता हूँ कि मैं बेवजह शक कर रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप खाना खाने लगे। तभी मुझे एक जरूरी बात याद आई। पापा, अब मेरी तबीयत काफी ठीक है। जब समय मिले तो मामा विक्रम को फोन कर देना ताकि वो माँ को बता दें, नहीं तो माँ चिंता में तुरंत वापस निकल पड़ेगी। दादी भी बोली, आरव सही कह रहा है, अभी बाहर भेड़िए का खतरा है। रास्ते में फोन करके उसकी माँ से कहना कि अकेले वापस मत आए, पहले तुम जाकर उसे साथ लेकर आना। पापा ने हामी भरी। ठीक है, पहले मैं मुखिया के घर जाऊंगा। अगर वो भेड़िया सच में इंसानों की आवाज निकाल सकता है और उनका रूप भी बना सकता है तो पूरे गांव को सावधान करना जरूरी है। उसके बाद रास्ते में दुकान से फोन करके तुम्हारे मामा को खबर दे दूंगा। इतने में अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। दादी हैरान होकर बोली, अरे इतनी जल्दी बिजली कैसे चली गई? पापा बोले, शायद भारी बर्फबारी से बिजली की लाइन टूट गई होगी। मुझे बाद में बिजली वालों के साथ जाकर भी देखना पड़ेगा। तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, आराम से सो जाना। इतना कहकर उन्होंने बंदूक कंधे पर टांगी, शेरू और कालू को आवाज दी और घर से निकल गए। लेकिन कुछ ही पल बाद वे वापस लौट आए। उन्होंने फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। दादी घबराकर बोली, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? पापा ने धीमी आवाज में कहा, अभी बाहर निकलते ही मुझे एक बात याद आई। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि हमें साधु के कपड़े मिले हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि शायद वो मारा गया है, लेकिन मुकेश ने सीधे कह दिया कि उसकी लाश मिल गई। उन्होंने टॉर्च उठाई और बाहर बर्फ की ओर इशारा किया। मैंने टॉर्च से जमीन देखी, वहाँ इंसान के नहीं भेड़िए के पंजों के निशान थे। उन्होंने गहरी सांस ली। अभी दरवाजे पर मुकेश नहीं था, वो वही भेड़िया था। जाते जाते उसने अपनी पूंछ से निशान मिटाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सारे निशान नहीं मिटा पाया। दादी डर से कांप उठी। हे भगवान, इसका मतलब वो हमारी ही टोह ले रहा है। अब हम क्या करेंगे? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डरते हुए कहा, पापा क्यों ना हम ये गांव छोड़ दें, शहर चलकर रहने लगते हैं। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, भेड़िए से भागकर बचा नहीं जा सकता। वो बहुत चालाक होता है। अगर उसे पता चल गया कि हम भाग रहे हैं तो किसी भी कीमत पर हमें रोकने की कोशिश करेगा। उन्होंने बाहर गिरती बर्फ की ओर देखा। ऊपर से इतनी बर्फ पड़ रही है कि कोई गाड़ी गांव में आ भी नहीं सकती और बाहर जा भी नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा हम बैलगाड़ी या गड्ढे की गाड़ी से निकल सकते हैं, लेकिन इन पहाड़ों को पार करने में एक दिन लग जाएगा। अगर रास्ते में उसने हमला कर दिया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पापा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरे गांव में मुझसे बेहतर शिकारी कोई नहीं है। वो हमें खाने आए उससे पहले मैं उसे गोली मार दूंगा। इस बार घर से निकलते समय पापा ने कालू को घर पर ही छोड़ दिया। उन्होंने हमें दरवाजा खोलने का एक खास गुप्त संकेत भी बताया। जब तक वही तयशुदा दस्तक न सुनो, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। पापा के जाने के बाद दादी ने दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर टॉर्च लेकर पूरे आंगन की तलाशी ली। उसके बाद लकड़ियां लाकर कमरे में रखे अंगीठी में डाल दी ताकि पूरी रात आग जलती रहे। कालू दरवाजे के पास चुपचाप बैठा पहरा दे रहा था, जैसे कोई वफादार अंगरक्षक हो। थोड़ी देर बाद पूरे गांव में लगे लाउड स्पीकर से आवाज गूंजी। वो पापा की आवाज थी। सभी गांव वाले ध्यान दें, पहाड़ का बूढ़ा भेड़िया अब साधारण जानवर नहीं रहा। वो इंसानों का रूप धारण कर सकता है और उनकी आवाज की हूबहू नकल भी करता है। वो अभी तक मुखिया और मुकेश की आवाज बनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर चुका है। अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिना पूरी तरह पहचान किए कभी दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर किसी अपने की ही आवाज क्यों न सुनाई दे। घोषणा खत्म होते ही पड़ोसी रघुवीर और गांव के कुछ युवा शिकारी हंसने लगे। एक ने जोर से कहा, अरे ये कैसी बकवास है। अगर कहो कि कोई रोने या मदद मांगने की आवाज निकाल सकता है तो मान भी लें, लेकिन भेड़िया इंसानों की तरह बातें भी करने लगा। ऐसी बात तो पहली बार सुनी है। एक और आदमी हंसते हुए बोला, एक भेड़िए को ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई राक्षस हो। पता नहीं लोगों को डरा कर क्या हासिल करना चाहते हैं। तभी किसी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अगर उनकी बात सच निकली तो? पहला आदमी हंस पड़ा। डर किस बात का, हमने कोई पाप नहीं किया। कहते हैं ना, जिसका मन साफ हो उसे किसी का डर नहीं होता। दूसरा बोला, भेड़िया राजा को हमने थोड़ी मारा था, जिसने मारा है वही भुगते। तीसरा हंसते हुए बोला, और हमारे घर में कोई जवान लड़की भी नहीं है जिस पर उसकी नजर पड़े, फिर हमें किस बात का डर? तभी किसी ने बात बदलते हुए कहा, सुना है अर्जुन की बेटी आरव, अरे उसकी तबीयत खराब थी और उसी भेड़िए ने उसे ठीक कर दिया। दूसरा आदमी हंसा, अरे छोड़ो भी, भला कोई भेड़िया इलाज करना कब से सीख गया? तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, ऐसी बात मत कहो। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि भेड़िए जंगल की सैकड़ों जड़ी बूटियां पहचानते हैं। उन्हें पता होता है कौन सी घास किस बीमारी की दवा है, इसीलिए ये बात पूरी तरह झूठ भी नहीं हो सकती। फिर उन बदतमीज लोगों की बातें और गंदी होती चली गईं। एक युवक मुस्कुराकर बोला, वैसे आरव तो देखने में बहुत सुंदर है, अब जब वो ठीक हो गया है। दूसरा तुरंत हंसते हुए बोला, तो उसे मेरी बहू बना देना। तीसरा ठहाका लगाकर बोला, तेरी पसंद तो कमाल की है। आरव जैसा बच्चा अगर घर आ जाए तो उससे होने वाले बच्चे भी बड़े सुंदर और होशियार होंगे। उनकी घटिया बातें सुनकर दादी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत ठंडे पानी से भरी बड़ी बाल्टी उठाई और दीवार के ऊपर से उन सब पर उड़ेल दी। अरे ये क्या? सभी लोग भीकर उछल पड़े। दादी बनावटी मासूमियत से बोली, अरे बेटा माफ करना, हाथ फिसल गया था, बाल्टी संभल नहीं पाई। ये देकर मन को थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भेड़िया मुझसे बच्चा पैदा करने की बात क्यों कर रहा था और मुझे खाने की बात क्यों कह रहा था। शायद दिन में इन लोगों की बातें उसने कहीं छिपकर सुन ली थी। उसे इंसानों की भाषा का असली मतलब समझ नहीं आया होगा। जब उसने सुना कि मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ और मेरे होने वाले बच्चे बहुत सुंदर और होशियार होंगे, तो उसने सचमुच मान लिया कि मैं उसके लिए सबसे अच्छा शिकार हूँ। दादी को डर था कि कालू बाहर ठंड में जम जाएगा। उन्होंने उसे अंदर मेरे कमरे में बुला लिया। फिर बोली, आरव जब तक वो भेड़िया जिंदा है रात में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। भेड़िया दूसरे जानवरों जैसा नहीं होता, वो बहुत धैर्यवान और चालाक